अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के खास पॉडकास्ट अपना साहिवाल में मैं आपका अपना मेज़बान अल्ताफ सुमरो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किसी फिलोसफर ने कहा था कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, द पीपल हु फॉर कैन ट्रूथ एंड ऑनर सेक्स स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। यानी मुल्क और कौमें सोने चांदी से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों की हिम्मत और जज्बे से बनती हैं जो अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं और अपना सीना सिपर करते हैं और आगे बढ़कर सतूनों की तरह सहारा देते हैं। अगर हम साहिवाल शहर की बात करें तो इसकी मिट्टी हमेशा से ज़रख़ेज़ रही है, इल्म व अदब के हवाले से, सियासत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। और यहाँ की ज़मीनों को देखें तो ये सोना उगलती हैं, ज़ेरे ज़मीन मीठे पानी है। यहाँ के लोगों की तबीयत भी यहाँ के खेतों की तरह हरी भरी और खुशगवार है। हमारे साथ आज साहिवाल की एक नामवर शख्सियत मौजूद है, ताज़ा खून है, साहिवाल की यूथ की नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं, साहिवाल की खिदमत करते रहे हैं। इनका अगर हम समाजी बैकग्राउंड देखें तो भी बहुत बड़ा है, अगर इनका पॉलिटिकल करियर देखें तो बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के इन्होंने बड़ा काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं आज कासिम नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आज के पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको मुख्तसर तारुफ अभी बताया है, तो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप अपना कंप्लीट मुकम्मल तारुफ उनको पेश कर दें। जी, मेरा नाम कासिम नदीम है और मलिक नदीम कामरान साहब मेरे वालिद साहब हैं। साहिवाल फ्री टाउन में मेरी रहाइश है और मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन है वो डिवीजनल पब्लिक स्कूल साहिवाल से की। फिर इंटरमीडिएट मैंने कास्ट कॉलेज यहाँ पे साहिवाल में है, वहाँ से करने के बाद फिर मैं लाहौर चला गया बैचलर्स के लिए। एफसी कॉलेज लाहौर से मैंने अपना बैचलर्स किया ऑनर्स में इकनॉमिक्स में। उसके बाद फिर मैंने एमबीए मार्केटिंग के लिए एलएससी लाहौर में चला गया। तो उसके बाद फिर मेरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया, साथ मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। सबसे पहले कहते हैं कि जहाँ इंसान पैदा होता है उससे बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं, उस मिट्टी से बड़ा प्यार होता है। आप फॉर्मनाइट्स भी रहे, एफसी कॉलेज में रहे, पढ़ते रहे, लाहौर की गहमा गहमियाँ और ज़िंदा दिलों का शहर और बागों का शहर लाहौर। और लाहौर और साहिवाल को जब कंपैरिजन करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चूँकि लाहौर में रंगीनियाँ ज़्यादा हैं, रौनकें ज़्यादा हैं, तो वापसी का दिल कम करता है। तो आप कैसे वापस पलट आए? मेरा कुछ उल्टा हिसाब था। बेसिकली मैं अपने वालिदैन के साथ बचपन से बहुत ज़्यादा अटैच था। काफ़ी देर पहले, क्योंकि मेरे अपने जो बड़े सिबलिंग्स हैं, दोनों मेरे बहन भाई जो हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी एज गैप है। और वो जब मैं जवान हो रहा था तो वो लोग यूएसए चले गए हुए थे। मेरा भाई भी वहाँ पे चला गया था, बहन की भी उधर शादी होगी। तो मैं अपने वालिदैन के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच था। तो मेरे लिए तो बड़ा ये ना, मेरी फैमिली में कहा जाता है, मजाक होता था कि जब ये लाहौर से साहिवाल के लिए निकलता ना तो इसकी बादशाही खुल जाती है। और मैं कहता था कि मुझे वाकई अपने शहर में जाके ही सुकून मिलता है, अपने दोस्तों से मिल के, अपने घर में रह के, क्योंकि इस शहर ने हमें बहुत प्यार दिया। तो मेरा कुछ उल्टा हिसाब था। ठीक है। अच्छा, एक तरह फिर घर में आप सबसे लाडले भी हुए, जो सबसे छोटा होता है और उसे मोहब्बतें भी बड़ी मिलती हैं, उसके नाज नखरे भी बड़े उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो घर में छोटा होता है वो लाडला भी होता है, और मैं लकी भी हूँ कि मेरे नाज नखरे मेरे वालिदैन के साथ साथ मेरे बहन भाइयों ने भी उठाए। आप इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत हैं। वैसे तो सिबलिंग्स में बड़ी लड़ाइयाँ चलती होती हैं कि उनको ये चीज़ ले दी, मुझे नहीं लेके दी पड़े। तो ये तो खुशकिस्मती रही आपके साथ। जी। तो तालीमी दौर में कोई ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आप शामिल रहे हो, स्पोर्ट्स में या किसी और शौक़ में? सर, जब मैं स्कूल में था तो मैं फुटबॉल टीम का अपने कैप्टन था, डीपीएस में। उसके बाद जब मैं इसका मतलब है कि अगर उस दौर की तस्वीरें हम उठा के देखें फुटबॉल टीम की तो कहीं ना कहीं आप नजर आ जी ज़रूर। बल्कि हमारे लिए तो ये बड़ा होता था कि स्कूल से पहले हमारी प्रैक्टिस गेम होती थी। अच्छा। तो हम लोग स्कूल, क्योंकि 8 बजे लगता था, तो हम लोग 6 बजे स्कूल के लिए जाना शुरू हो जाते थे। तो उसके बाद जब मैं एफसी कॉलेज में गया, वहाँ पे मुझे मौका मिला टेबल टेनिस को रिप्रेजेंट करने का। एफसी कॉलेज की तरफ से कराची में था, तो क्वार्टर फाइनल तक हम लोग गए
टीम लेके। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं LSE चला गया, वहाँ पे आके कुछ स्पोर्ट्स से थोड़ा सा पीछे हट गए हम लोग। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो टेबल टेनिस है ना, ये बहुत परेशान कुन गेम है। वो तो उसकी जो बॉल होती है वो तो समझ में नहीं आती, हाथ में नहीं आती, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है उसको। वही तो इस गेम की असल पहचान है कि आपको क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना होता है कि आपने लेफ्ट खेलना है कि राइट खेलना है, बिल्कुल। बैक हैंड खेलना है कि फ्रंट हैंड खेलना। तो और मैं लकी इस मामले में स्पोर्ट्स में या अपनी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग मेरे दादा अबू ने मुझे दी। अच्छा। मेरे दादा अबू हमारे घर में टेबल टेनिस की टेबल होती थी। तो मेरे दादा अबू के, आपने जैसे कहा कि ना मैं लाडला भी हूँ, छोटा भी हूँ, और मेरे अपने दादा से काफ़ी एज डिफरेंस, लेकिन मुझे क्रिकेट भी उन्होंने सिखाई, मुझे फुटबॉल भी उन्होंने सिखाया, मुझे टेबल टेनिस भी सिखाई। हमारी वहाँ पे फालसे की शरबत की शर्त लगती थी घर में। रात के खाने के बाद दादाजी ने कहना कि भी रैकेट ले आओ, और रैकेट में उन्होंने मुझे कहना अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें ना फालसे का जूस पिलाऊंगा। तो वहाँ से जो है एक स्पोर्ट्स के साथ मेरे घर के अंदर से ही जो है ना मुझे ट्रेनिंग दी गई बाकायदा, जो मेरी लगन स्पोर्ट्स के अंदर आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी मौका मिलता है तो स्पोर्ट्स खेलते हैं। इसका मतलब है कि दादाजी की मोहब्बत के साथ साथ फालसे के शरबत का लालच भी कहीं ना कहीं होता था उसके अंदर। उस दौर में तो यही लालच चलते थे। ये बड़ी अय्याशी होती होगी। हाँ जी, उस दौर में तो ये होता था। उस वक्त तो अय्याशी ये होती थी कि हमें कोई बाहर ले जाए। वाह। क्योंकि उस वक्त हमारे पास ना सोशल मीडिया होता था, ना गैजेट्स होते थे, तो हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी के चीज़ें होती थी। तो माशाल्लाह से मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ। फ्राइडे का दिन छुट्टी का दिन होता था साहिवाल में, अब तो ये संडे का रवाज आ गया। तो फ्राइडे का दिन हमने पूरा दिन मेरे दादा वो ने मेरे साथ डेडिकेट किया होता था। हम पूरा प्लान करते थे, हमने नाश्ता इकट्ठे करना है, हमने जुमा इकट्ठे पढ़ने। जुम्मे के बाद WWF की रेसलिंग लगती थी, हम दोनों दादा पोता रेसलिंग देखते थे। फिर हमने दोपहर को क्रिकेट खेलनी, रात को फिर हमने टेबल टेनिस खेली। तो एक पूरा जो है ना हमारी एक्टिविटीज इस वक्त ये होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे माहौल में हमारी परवरिश हुई है। बड़ा सुनहरी वक्त था। और मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, मुझे तो कभी कभार उन पर तरस आता है कि उन्होंने वो वक्त देखा नहीं, उनके पास वक्त का वो ठहराव आया नहीं है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उस तरह से वो घुले मिले नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा वक्त में तेज़ी आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अब आपका एक तारुफ तो ये है कि आप इस धरती के बेटे हैं, इस शहर के वसनीक हैं, यहाँ पे रहने वाले शहरी हैं, और आपके इस शहर से मोहब्बत ज़ाहिर है कि एक वाजबी सी बात है। तो अब एक आपका पॉलिटिकल करियर है। मलिक नदीम कामरान एक बड़ा नाम साहिवाल की सियासत में 4 दफ़ा कामयाब हुए, और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड रही, PND की मिनिस्ट्री उनके पास रही, और इसके अलावा उनके पास उशर और ज़कात की मिनिस्ट्री रही, और एडिशनल उनके पास चार्जेस भी बहुत सारे रहे। बिल्कुल। कहते हैं कि जब बड़ा बरगद होता है ना, कोई बड़ा दरख्त होता है, तो उसके नीचे जो पौधा उगता है ना, उसको बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है कि एक बड़े, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि वड्डे बोर्ड थले कोई उगे थे उन्होंने बहुत औख होंदी है। बिल्कुल ऐसे। तो आपने अपने वालिद साहब के ज़ेरे साया अपने पॉलिटिकल करियर को कहाँ से, कैसे, कब ग्रो करना शुरू किया? अगर मैं इसको एक्चुअल में रिकॉल करूं तो 2008 का मैं इलेक्शन को रिकॉल करना चाहता हूँ। 2007 में होना था, वो बीबी शहीद होगी तो वो अर्ली 2008 में शिफ्ट हो गया। मुझे याद है मैं FC कॉलेज में 7th सेमेस्टर में था, तो मुझे इलेक्शन स्टार्ट हो गया हुआ था। तो एक दिन मुझे कॉल आई मेरे वालिद साहब की कि क्योंकि मैंने आपको पता है मेरे जो दोनों सिबलिंग्स हैं वो USA में, तो मैं खुद ही होता था। तो उन्होंने कहा इलेक्शन आ गया, तुम लाहौर ही बैठे हुए हो। तो मैंने कहा जी आप हुक्म करें। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मुझे बुलाएं तो मैं जाऊं, क्योंकि एक्टिविटीज़ हैं, और साथ में ये भी था कि वालिद साहब के साथ थोड़ा सा एक्टिवली में लोगों से भी मुलाकात हो जाती थी। तो मुझे एक बीच में से था कि मुझे अगर बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जा सकता, मैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे सेमेस्टर के। तो हुआ ऐसे कि मेरे वालिद साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि यार तुम ना आ जाओ। मैंने कहा जी पक्की बात है मैं आ जाऊँ? उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। मैंने अपनी ना वालदा को फ़ोन किया, मैं डरते डरते। मुझे पता था कि वालदा जो है ना वो ख़ास तौर पे कि टाइम पे डिग्री होनी चाहिए,
पढ़ाई में हर्ज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जी मुझे वालिद साहब का फ़ोन आ गया, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं साहिवाल आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं तुमने आना, जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करती। मैंने कहा जी उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने तो आना है। उनका इलेक्शन पिछली दफ़ा मेरे भाई 97 में जब उन्हें इलेक्शन लड़ा था तो मेरे भाई उस वक्त माशाल्लाह से मेरी तरह एक्टिव थे, तो मुझे उनको देख के होता था कि मेरा भाई कर सकता, तो इस वक्त अब मेरी ज़रूरत है उनको, तो मुझे आना चाहिए। उन्होंने कहा फिर तुम्हारी एजुकेशन का, मैंने कहा मैं सेमेस्टर फ्रीज करवा लूँगा, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा फिर मेरे से वादा करो कि तुम ना अपने समर्स में कोर्सेज उठा के तो अपनी डिग्री को कंप्लीट करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं 2008 में आ गया। उस वक्त मेरा जो ज़्यादातर एक्टिविटी होती थी कि जो सब ऑफिसेज आप खोलते हैं हल्के के अंदर, और जो पब्लिसिटी का जो एक, अब तो फ्लेक्सेस आ गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई है, उस वक्त अभी रवायती चल रही थी। मुझे याद है वो लेपी के साथ जो है ना वो इश्तिहार को लगाना, वो रोलर के साथ दीवार के ऊपर चिपकाना, और वो रात के वक्त एक्टिविटी होती थी। तो वो माशाल्लाह से वो एक्टिविटी स्टार्ट की, यहाँ पे कुछ ऐसे रिश्ते बन गए जो कि फिर कैरी फॉरवर्ड किए। मुझे मौका मिला 2012 में एक मीटिंग बुलाई गई लाहौर के अंदर 180H जो हमारा PMLN का सेक्रेटरीट है, कि मरीम नवाज़ एक टीम बनाना चाहती है। क्योंकि आपने जैसे ख़ुद जिक्र किया कि मलिक नदीम कामरा साहब की एक बड़ी अच्छी स्टैंडिंग रही है, तो उनके तवस्सुत से ही उन्होंने मुझे कॉल की। पहले कोई 15-20 लोग थे हम लोग पंजाब के, तो वहाँ पे मरीम बीबी से हमारी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी कि मैं नवाज शरीफ टाइगर फोर्स बनाना चाहती हूँ, तो मुझे आप बच्चों की ज़रूरत है। हमने तो कहा हम पार्टी के लिए लब्बैक है, हमारे पेरेंट्स ने भी यही काम किया। तो वहाँ से एक सिलसिला जो है ना पार्टी के साथ अलहदा एफिलिएशन का, वालिद साहब से हट के मरीम बीबी के साथ एक सफ़र मेरा स्टार्ट होना शुरू हुआ। फिर होता गया, इलेक्शन आ गया 2013 का। 2013 में मैंने एक्टिवली NST नवाज शरीफ टाइगर्स के नाम से एक फोर्स साहिवाल के अंदर लॉन्च कर दी थी। जिस वक्त जो उस वक्त के यूथ थे वो भी माशाल्लाह से मेरे साथ जुड़ते गए, माशाल्लाह सिलसिला चलता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बैरियर्स, आपने जैसे एक बात की है कि जब एक तना दरख्त होता है उसके नीचे अगर कोई पौधा लगा दे तो उसको फूलने में बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि उसको पानी भी कम मिलता है, उसको धूप भी कम मिलती है। ये सिलसिला मरीम बीबी के साथ भी हुआ, उनके साथ भी हुआ, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का स्टैचर बहुत बड़ा था। किसी भी तरीके से हमारी जो है ना नवाज शरीफ टाइगर उस तरह फाल नहीं हो सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग बुलाई गई, और फिर उन्हीं बच्चों को दोबारा बुलाया गया, और उस वक्त हमारी बुनियाद रखी गई सोशल मीडिया टीम की। ठीक है, 2014 में 2014 में जब सोशल मीडिया टीम की बुनियाद रखी गई तो उसमें नाचीज़ का भी हिस्सा था। तो उसी वक्त से मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप सोशल मीडिया की दे दी। जब मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप सोशल मीडिया की दे दी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो दोस्त थे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, मैंने उनको इकट्ठा करना शुरू किया, एक एक बंदे को पूरा प्रॉपर चेक करके, क्योंकि ये सोशल मीडिया आसानी भी है और इस पे मैं इसको पैसा अखबार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ फ़ौरन वायरल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको अगर पार्टी का बयानिया किसी को देना है या ये किसी को जिम्मेदारी देनी, तो आपको रिस्पॉन्सिबल लोग चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, जो अच्छे तरीके से लिख सके, पढ़ सके। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से एक टीम बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मरियम बीबी के सामने मुझे काफ़ी दफ़ा उसकी अप्रिसिएशन भी मिली। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन आ गए। बल्दियाती इलेक्शन में मेरा तो पहले कोई इरादा नहीं था लड़ने का भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए। तो जब मेयर का हाउस बनाया तो उसमें मुझे एज अ मेंबर टेक्नोक्रेट मैं उस हाउस का मेंबर बन गया, क्योंकि मेरी 16 इयर्स एजुकेशन थी। तो मैं एज अ मेंबर टेक्नोक्रेट उस हाउस का मेंबर बन गया। तो मुझे बल्दियाती निज़ाम की समझ आना शुरू होगी। जब 5 साल मैंने उस टनोर मेयर के अंडर काम किया और ये जो TMA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मेरी डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई,
तो मुझे ग्राउंड लेवल का एहसास हुआ कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से गली मोहल्ले की सियासत या गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो किस तरीके से चैलेंज आते हैं और उनको कैसे एड्रेस करना पड़ता है। तो मुझे बड़ा अच्छा मौका वो मिला, मैंने उसमें काफ़ी कुछ सीखा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह फिर पार्टी के साथ साथ फिर मुझे पार्टी ने मेरी एफर्ट्स को देखते हुए मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से डिविजनल प्रेसिडेंट सोशल मीडिया टीम साहिवाल बना दिया, जिसमें अब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिवाल भी मुझे रिपोर्ट करता है, उकाड़ा भी मुझे रिपोर्ट करता है और जो पाक पतन है वो भी मुझे रिपोर्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एफर्ट्स को देखते हुए मरियम बीबी ने एक और कदम उठाया कि उन्होंने यूथ कोऑर्डिनेटर्स, हमारी ऑलरेडी मदर बॉडीज़ फाल है पार्टी की, मरियम बीबी ने उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए एक अपनी टीम बनाई जो उन बॉडीज़ को मरियम बीबी के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट करे। तो जब यूथ कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने बनाए तो वो भी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ मरियम बाजी का भी कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिलीवर करके भी दिया। अच्छा, एक तो मुझे ये समझ आया कि बीइंग अ टेक्नोक्रेट मेंबर ऑफ हाउस मेयर, आपके पास से 5 साल वो रहा टेन्योर? हाँ जी, वो उस 5 साल तो रहा, लेकिन उसमें तकरीबन 2.5-3 साल हमारे ऑपोजिशन के जब दौर आया, यानी कि पार्टी PMLN की नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, तब्दील होगी तो उन्होंने जो है ना वो हाउस को स्टॉप कर दिया। फिर जब हमजा शहबाज साहब आए तो फिर हमें कोई 3-4 महीने मिले दोबारा से तो वो ऑफ एंड ऑन, आप इसको, वैसे टर्नओवर हमारा 5 साल का था लेकिन वो ऑफ एंड ऑन 2-2.5-3 साल के करीब ही हमने एक्टिवली उस पर चले 2.5 या 3 साल की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि अमली तौर पर सियासत में या प्रोविजनल असेंबली की सीट पर खड़े होने के लिए आपको बुनियादी जो ट्रेनिंग थी उन 3 सालों में बड़ी अच्छी मिल गई। जी, मेरी ट्रेनिंग तो मेरे ख्याल है 2008 से स्टार्ट हो गई थी। वो इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जो लड़के मेरे साथ अटैच थे, जाहिर सी बातों की रसाई मलिक साहब के पास नहीं थी। वो उनको कोई भी प्रॉब्लम आनी उन्होंने डायरेक्ट मुझे अप्रोच करना, या जो लोग मलिक नदीम कामरान साहब से क्योंकि उनके स्ट्रेचर की वजह से या एज अ रिस्पेक्ट उनसे खुल के बात नहीं कर पाते थे तो वो कम्युनिकेशन थ्रू मेरे से करते थे। उनको आसानी होती थी कि यार मैं हमारी तरह है, इससे बात कर लेंगे, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो मेरी ट्रेनिंग जो है बाज़ाब्ता तौर पे 2008 से ही स्टार्ट हो गई हुई थी, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे काम करने का जब मौका मिला तो वो ये जो टर्नओवर था बल्दियात का उसमें मिला। अच्छा, मलिक साहब की लेगेसी को आप आगे लेके चलेंगे। PP 199 पे अभी आप इलेक्शन के लिए PMLN के उम्मीदवार हैं और मलिक साहब का एक बड़ा लंबा करियर है, उनकी एक शख्सियत है, साहिवाल की डेवलपमेंट में उनका एक बड़ा नाम है। पार्टी के लोग, उनके वोटर और सपोर्टर और उनके अलावा जो मुखालिफिन हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मलिक साहब की साहिवाल की डेवलपमेंट में बड़ी खदमात है। अच्छा, एक और बात, एक चुभता हुआ सवाल है जो हमारे नाजरीन भी शायद वो दिल में सोच भी रहे हों और आपसे किया भी जाए, शायद कमेंट्स में भी आए, कि मलिक साहब ने इतना लंबा अरसा गुजारा सियासत में, तो अब उनका बेटा उनकी जगह पे आया है, तो क्या ये एक तरह की मौरूसी सियासत नहीं होगी? आपने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँ। जिस बच्चे ने 2008 में, उस वक्त मैं बैचलर्स में था, 2008 से वो लोगों की खिदमत कर रहा है या पार्टी के साथ एक उससे एफिलिएशन रखी है। अगर पार्टी के लिए जो जलसे जुलूस में जाता है, जो पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाता है, एक अपनी एफर्ट करता है। फिर उसके अलावा जब मलिक साहब मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल का उनका टर्नओवर मिनिस्टरशिप में रहा, उसके बाद जो हल्के के अंदर एक्टिविटीज़ होती थी उनको जो लेके चलता रहा, जो डेवलपमेंट्स में अपना इनपुट देता रहा, क्या आपका ख्याल है कि उसकी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के बाद उस बच्चे को क्या इन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए? मैंने जो कुछ भी किया अपनी पार्टी एफिलिएशन के लिए किया, अपने वालिद साहब से सीख के किया, उसके बाद मैंने अपने आप को पार्टी के सामने पेश कर दिया। मैंने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब, क्योंकि उनकी सेहत
का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिस वजह से वो कंटेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं उनकी जगह पे जो उनके काम अभी अधूरे रह गए, जो उनका विजन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, साहिवाल की जो पहचान एक पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं, जो उसको एक रोस्टल का यकीनी और हकीकी तौर पे ट्विन सिटी बनाना चाहते हैं, वो अभी सपना जो है वो पूरा किसने करना है। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए अहल हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं उनको मैं कंप्लीट करूँ। इसके साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल है कि इंट्रा पार्टी जब कंटेस्टेंट इकट्ठे हो रहे थे तो सिर्फ आप अकेले ही थे यहाँ से, या और भी कोई लोग थे जिनमें से पार्टी ने सेलेक्ट किया है कि आप आएंगे, या फिर आप अकेले ही थे? सर मैं जब ये पार्टी में अप्लाई किया गया तो ऑलमोस्ट 7 लोगों ने अप्लाई किया था इस सीट के लिए। इस सीट के लिए बाशमूल मलिक नदीम कामरान साहब, अच्छा, उन्होंने भी अप्लाई किया था। एंड पे जो बात ये हुई थी कि पार्टी जिसको भी टिकट दे दे हम पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मलिक नदीम कामरान साहब ने कहा क्योंकि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बेटे को टिकट दे दें, लेकिन अगर पार्टी ये समझती है कि मेरा ही इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है तो इलेक्शन मैं ही लड़ूंगा, लेकिन मेरी कैंपेन फिर भी ये चलाएगा। तो मेरे ख्याल है पार्टी ने, क्योंकि मेरी एफिलिएशन मरियम बाजी के साथ बहुत सालों से ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका हुआ है, मैं उनकी टीम के साथ काफ़ी अरसे से अटैच हूँ। मेरे ख्याल है पार्टी ने बोथ मेरे वालिद साहब की भी जो गुज़श्ता एफिलिएशन पार्टी के साथ रही और जो मेरी डेडिकेशन पार्टी के साथ रही, उसको देखते हुए एक डिसीजन लिया होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टी का, ख़ास तौर पे अपनी मेंटोर मरियम बीबी का। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे आपकी बात से याद आया कि जब मरियम बाजी ने मुझे यूथ कोऑर्डिनेटर का ओहदा दिया, तो जब मैं नोटिफिकेशन उनके पास लेने जा रहा था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने मुझे देख के कहा कि कासिम, यू शुड नो यू हैव अ लेगेसी। तो वो बात मेरे भी ज़हन में थी कि पार्टी को इस चीज़ का एहसास है कि एक बच्चा हमारे साथ लगा हुआ है और उसके वालिद साहब भी हमारे साथ बेतहाशा कुर्बानियाँ दे चुके हैं। 1999 में जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो पार्टी के 11 MP MNA थे डिस्ट्रिक्ट में, 10 जो थे वो पार्टी तब्दील कर चुके थे। 1999 से लेके 2008 तक एक मर्द मुजाहिद साहिवाल में खड़ा रहा जिसका नाम मलिक नदीम कामरान। बिल्कुल। तो पार्टी सारी चीज़ें देखती है, कोई एक चीज़ देख के नहीं देखती। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि पार्टी ने मुझे ये टिकट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पार्टी को ये जो ऑनर मुझे दी गई है मैं इसको जीत की सूरत में पार्टी के पास वापस लेके जाऊँ इंशाल्लाह। चलिए, ये तो पार्टी की साइड से बात होगी और पार्टी ने सिर्फ ये नहीं देखा होगा, एफिलिएशन नहीं देखी होगी, बल्कि उन्होंने आपको देखा होगा कि एक वेल ट्रेंड हमारा वर्कर है और जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझता है और इतनी देर से उसकी ट्रेनिंग पार्टी कर रही है। हम अब बात करते हैं उस लेगेसी की जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। मलिक नदीम कामरान साहब एक लंबा अरसा उन्होंने सियासत में गुजारा। साहिवाल की जो डेवलपमेंट कहीं भी नज़र आती है, कहीं ना कहीं हाथ मलिक नदीम कामरान साहब का या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्टली पीछे उनका नाम आता है। डेवलपमेंट में हम सबसे पहले हेल्थ का पूछना चाहेंगे कि हेल्थ में क्या क्या हुआ। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पहले हेल्थ का पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ में जो है ना, हमारा साहिवाल का जो DHQ हॉस्पिटल है उसकी अपग्रेडेशन का काम जो है वो 2016 में स्टार्ट हुआ था। 2016 में तकरीबन 4 बिलियन रुपीस इसके ऊपर जो है ना इसका PC1 बना, जिसके अंदर नई मशीनरी आनी थी और उसके साथ साथ आपके नए बेड्स का पूरा यूनिट बनना था। उसके बाद फिर हम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनके मज़दूरों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था जो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर हॉस्पिटल और शहरों में है। उसके ऊपर बड़ी कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है हमारा यहाँ पे बन चुका हुआ है। आप ये देख लें कि हाजी अब्दुल क्यूम हॉस्पिटल है हमारा, उसकी अपग्रेडेशन हुई, गो के वो ट्रस्ट के तहत चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अब वो DHQ हॉस्पिटल के अंडर आ चुका हुआ है।
तो उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसी हॉस्पिटल के थ्रू या उसके तवज्जुह से उधर ट्रांसफ़र हो रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे आपने लाहौर या दूसरे शहरों में देखा होगा, एक बड़ी अच्छी सर्विस 1112 की स्टार्ट हुई। साहिवाल में जब 1122 बाइक स्टार्ट हुई पंजाब के अंदर, तो पहला जो उनका पायलट प्रोजेक्ट था वो लाहौर था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर रिजवान साहब, उनके साथ वालिद साहब के बड़े अच्छे ताल्लुक़ भी थे और वालिद साहब क्योंकि उस वक्त मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि 1122 बाइक्स का जो है प्रोजेक्ट वो आप साहिवाल में लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़ी एफिशिएंटली 1122 अपना काम कर रही है। और ये तो मुझे पता है कि बाइक 1122 की जो बाइक सर्विस थी ये पूरे पंजाब में साहिवाल दूसरा शहर था। हाँ जी, जहाँ पे ये शुरू हुई। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा कासिम साहब, साहिवाल जो है वो इल्म अदब के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ रहा है और इतना अरसा आपने हुकूमत की, आपके पास वजारतें रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में आपका क्या काम रहा है? एजुकेशन सेक्टर में अगर आ जाए तो पहले मैं बात करूँगा साहिवाल मेडिकल कॉलेज की। मुझे अच्छी तरह याद है कि साहिवाल मेडिकल कॉलेज के बारे में जब बात होती थी तो लोग कहते थे एक दीवाने का ख्वाब है। साहिवाल में भी कभी मेडिकल कॉलेज बना। बहुत सारी बातें सुनने को मिली। मलिक नदीम कामरा साहब उस वक्त मिनिस्टर भी बन चुके हुए थे, लेकिन लोग कहते थे कि ये प्रोजेक्ट साहिवाल में नहीं लग सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 2010 में इसका इनिशिएटिव लिया गया और साहिवाल मेडिकल कॉलेज इस वक्त जो है अपने पूरे जोबन पे चल रहा है। और माशाल्लाह से मुझे याद है जब पहली दफ़ा मेडिकल कॉलेज साहिवाल का नाम, आपको अगर थोड़ा सा पता हो कि जब स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल करते हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि आपका अगर मेरिट बनेगा तो आप प्रायोरिटी लिस्ट में किस मेडिकल कॉलेज में जाना चाहेंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है जब पहली दफ़ा साहिवाल का नाम एंटर हुआ तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में चौथे या पाँचवें नंबर पे था। लोगों की प्रेफरेंस थी कि उनके बच्चे साहिवाल में आके पढ़े पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक हमारे लिए भी एक बड़ी खुशैन बात थी कि लोग साहिवाल को प्रेफर कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी एक अजीब सी हिस्ट्री रही कि साहिवाल मेडिकल कॉलेज जब बन गया तो इसके इधर डॉक्टर्स नहीं जो है ना प्रॉपर जो प्रोफेसर्स थे, क्योंकि आपको पता है प्रोफेसर दूसरे शहरों से आने थे, साहिवाल में तो अपनी इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी उनकी, तो जब उनको दूसरे शहरों से लेके आना था तो एक बड़ा चैलेंज था। फिर यहाँ पे मलिक नदीम कामरान साहब ने सीएम साहब से स्पेशल अप्रूवल लेके जो शुरू के बैच था, जो हमारा शुरू का बैच था, उनके लिए जो डॉक्टर्स बुलाए गए उनको डबल पे स्पेशल परमिशन लेके कि उनको इंसेंटिव दिया गया कि वो साहिवाल में जाके पढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है कि जो एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स थे वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं थे। ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद, लाहौर या दूसरे शहरों से, बड़े शहरों से जिसने आना था, जिसका घर बार वहाँ था, तो वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं थे। तो तब ये डबल सैलरी पे उनको एक इंसेंटिव दिया गया और उनको यहाँ पे लाया गया था। उसमें एक और भी इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद है कि जब ये पहला बैच के 5 साल पूरे हो गए तो उनकी डिग्री का इशू बन गया HEC की तरफ से। HEC ने कहा कि इस टीचिंग हॉस्पिटल के स्कूल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं है। तो वालिद साहब ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके 3-4 दिन सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर करके वहाँ पे जो चीज़ें लैक कर रही थी उनको कंप्लीट करवा के HEC से अप्रूव कराया ताकि अगर बच्चे जब पढ़ के बाहर निकले तो उनकी डिग्री रिकग्नाइज हो। और अल्लाह ताला ही करना होता है, क्योंकि ये इन्हीं वजहों की वजह से इसकी जो पहली ग्रेजुएशन डिग्री का जो फंक्शन था वो हमारे ऑपोजिशन दौर में आ गया। जब 2018 में गवर्नमेंट हम फॉर्म नहीं कर सके तो हम ऑपोजिशन में चले गए। और इसमें मलिक नदीम साहब नहीं थे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, उनको नहीं बुलाया गया था। तो देखिए ये तो एक तरह से बड़ी वैसे ज़्यादती है कि एक बंदे ने इतनी एफर्ट करके वो किसी इदारे की बुनियाद रखी हो, एक छोटा सा पौधा लगाया हो, और जब वो अपने फल फूल निकाले तो उसको देखना नसीब ना हो वहाँ पे। बस ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम किसी का एक्नॉलेज नहीं करते।
मैंने बड़ी जगह पे देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अगर उनके दुश्मन ने भी कोई अच्छा काम किया हो तो उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का रिवाज अब वो रहा नहीं है जो पहले नॉर्म्स होते थे। मेरे वालिद साहब ने जब इसकी इनाग्रेशन हुई थी उस पर एक स्पीच की थी, मुझे आज भी वो वर्ड्स उनकी याद है। मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरी बॉडी को इन बच्चों को दे देना ताकि ये उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट कर सके। ये एज अ सन मेरे लिए वो उस वक्त उनकी स्पीच में ये सुनना मेरी तकलीफ देता, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा ये तकलीफ हुई कि जिस बंदे ने, जिसकी सोच, जिसका विजन, जिसकी एफर्ट ये थी, उसके बावजूद भी उसको पहली ग्रेजुएशन पे वो ऑनर नहीं दी गई जिसका मेरा ख्याल है वो तो हकदार था। आगे मैं अगर इसी तरह अपनी साहिवाल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो साहिवाल यूनिवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे पहले BZU का सब कैंपस बना जी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक ख्याल आया कि हम जब इंडिपेंडेंट डिवीज़न बन चुके हैं और डिविजनल हेडक्वार्टर है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी साहिवाल की होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल उस वक़्त बुनियाद उसकी रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उधर बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले बच्चों को या तो पेरेंट्स को जाना पड़ता था अपने बच्चों को लेके मुल्तान या लाहौर, और उससे जो है वो घर डिवाइड हो जाते थे। कभी माँ बच्चों के साथ लाहौर चली गई है क्योंकि बच्चों ने हायर एजुकेशन करनी है। बिल्कुल। अब वो जो है वो लोगों के अखराजात भी ख़त्म हो गए क्योंकि बच्चे ने सुबह जाना है और वापस अपने घर आ जाना है। वो हॉस्टल की फ़ीस या एक नया रेंट पे घर किसी और शहर में रहना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बढ़कर मैं तो ये कहूँगा कि साहिवाल की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये कितनी बड़ी सहूलत है। बहुत सारे वालिदैन अपनी बच्चियों के बारे में परेशान रहते हैं और दूर दराज शहरों में उनको इसलिए नहीं भेजते कि वो आंखों से ओझल रहेंगी और हॉस्टल्स में रहेंगी, और कुछ लोग अपने माली वसाइल की वजह से भी बच्चों को नहीं भेज पाते। बिल्कुल ऐसे है। बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक मैं बात आपके साथ शेयर करूँगा कि ऑपोजिशन दौर था ये 2018 से अगला वाला, तो उस वक़्त के जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उनका एक दिन फ़ोन आया मेरे वालिद साहब को। उन्होंने कहा मलिक साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा यार आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी आप हमें 5 मिनट का टाइम देते हैं, हमने कोई यूनिवर्सिटी के लिए आपसे बात करनी है। तो खैर वो घर आ गए, मैं भी घर पे मौजूद था। उन्होंने बात की कि जी क्योंकि साहिवाल में PTI का कोई बंदा जीता हुआ नहीं है, इससे साहिवाल यूनिवर्सिटी को इस दफ़ा बजट में फ़ंड नहीं दिया जा रहा, तो आप रिक्वेस्ट करें फेडरल में किसी बंदे को या किसी सेक्रेटरी को कि साहिवाल यूनिवर्सिटी को उसका जो हक बनता है फ़ंड जो है वो उसका दिया जाए। वालिद साहब ने कहा यार फेडरल में भी PTI की हुकूमत है, प्रोविंस में भी PTI की हुकूमत, मैं किस तरह किसको कह सकता हूँ। हाँ अलबत्ता अगर आप कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट मुझे बता दे जो आपकी हेल्प आउट कर सके तो मैं उसको कह देता हूँ, शायद उसने कभी पास्ट में या मेरे टर्नओवर में मेरे साथ किसी जगह पे काम किया। तो बातें इसी तरह करते रहे तो हमने 2-4 बंदों के नाम निकाले, उनमें से एक नाम जो उनको क्लिक कर गया। वालिद साहब ने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी वाइस चांसलर साहब आएंगे, आप इनकी ना मदद करें। तो वो इस्लामाबाद चले गए। तो एक हफ्ते बाद वाइस चांसलर साहब का फ़ोन आया कि मलिक साहब हम ना आपको मिठाई मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, मिठाई आपको खिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा यार मुझे आपने किस बात की मिठाई खिलानी? कहते जो आपने रिक्वेस्ट की है ना अल्लाह ताला के फजल करम से वो काम हो गया। उन्होंने कहा अच्छा यार तो आपको मुबारक हो, आपका काम हो गया। उन्होंने कहा आपको पता भी है कि आपने कितना बड़ा काम किया? कहते यार आपने मुझे रिक्वेस्ट की, मेरा ताल्लुक़ था पास में बना हुआ, उन्होंने मुझे ऑब्लाइज कर दिया, अल्लाह के फजल करम से काम हो गया। उन्होंने कहा जी 1 अरब और 37 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ साहिवाल यूनिवर्सिटी के लिए। इससे जो इस वक्त स्टूडेंट है 4000, हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा के इसको 12000 तक लेके जा सकते हैं। तो ये एफर्ट्स ऐसी हैं कि वो ना तो किसी को बताई गई ना किसी को पता है। मुझे पता है क्योंकि मैं उनके साथ था और ये मेरा आई विटनेस। लेकिन इसके दौरान एक बड़ी अजीब बात सामने आई है
कि अगर पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा यहाँ से जीत जाता तो फिर फंड रिलीज़ होते, और फंड इसलिए रोके गए, इसलिए एलोकेट नहीं किए गए कि उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पे जीता नहीं था। सर मैं तालीमी इदारे के फ़ंड रोकना, मेरा ख्याल है कि कोई जीते या ना जीते, फेडरल में भी अगर कोई गवर्नमेंट है या प्रोविंस में, तो मेरा नहीं ख्याल कि तालीमी अखराजात या फंड्स को रोकना चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपका विजन क्या है, या आप मुखालफत की सियासत करें या आप किरदार की सियासत करें, या आप पे डिपेंड करता है। तालीमी इदारे तो ना PMLN के होते हैं, ना PTI के होते हैं, ना दूसरी पार्टियों के होते हैं, वो तो कौम का मुस्तकबिल होता है। सर वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना। अगर आपकी सोच ही किसी चीज़ को बढ़ाने की है, प्रोडक्टिविटी की है, तो फिर आप ऐसी सोच में रहेंगे तो आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपकी सोच ही किसी को गिराने की है तो फिर आप प्रोडक्टिविटी का काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हमने यहाँ पे एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज था बच्चियों के लिए पूरे साहिवाल में। फिर वालिद साहब की काविशों से अब डिवीजनल पब्लिक स्कूल के साथ ही एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी है, वो इस वक्त बन चुका हुआ है। फिर यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के लिए इम्प्रूवमेंट का बहुत सारा काम किया गया, और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कभी भी हमने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि हमारे पे फ़र्ज़ था, लोगों ने मलिक साहब को वोट दे के उनको एक मकाम पे पहुंचाया था। यूँ मलिक साहब पे फ़र्ज़ था कि वो उसी तरीके से लोगों तक अपना जो है पैगाम और अपना जो है वो मोहब्बत जो है वो वापस लेके। ये बात तो वाकई सही है, बल्कि व्यूवर्स भी इस बात के गवाह हैं जो जानते हैं हिस्ट्री को और पॉलिटिकल इश्यूज़ में और साहिवाल के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, कि जितने अभी डेवलपमेंट के काम यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, ये कभी भी इनके कोई बैनर नहीं लगे या बड़ा इनका कोई हवा खड़ा नहीं किया गया। मैं बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ। मैं अगर इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ कि गर्ल्स टेक्निकल कॉलेज भी यहाँ पे बनाया गया, GTT, ताकि लोगों को स्किल दी जाए। और ये मेरा ख्याल है कि मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी किस्म की स्किल सीखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजुकेशन में जो भी काम किए जा सकते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह किए गए हैं। चलें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और साहिवाल की एजुकेशन के हवाले से डेवलपमेंट जो है वो मैंने तो पहले, मुझे कुछ चीज़ों का पता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अब ज़ुबानी मालूम हुई हैं, और वाकई वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं जिनका ढंढोरा ज़्यादा पीटा जाता है। अच्छा कासिम भाई, 97 का साहिवाल जब पहली दफ़ा मलिक नदीम कामरान को साहिवाल के शहरियों ने मुंतखब किया अपने लीडर के तौर पर या अपने नुमाइंदे के तौर पर, 97 के साहिवाल यानी 1997 में जो साहिवाल था, तब से लेके 4 मरतबा मलिक साहब वज़ीर रहे, एडिशनल उनके पास जिम्मेदारियाँ भी रहीं, एडिशनल उनके पास चार्जेस भी रहे। तो आप मुझे बताएं कि 1997 का साहिवाल और 2024 का साहिवाल, इसमें आपने क्या क्या किया? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, बिल्कुल, तो मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा पीसअप से। पीसअप का प्रोजेक्ट इतना मेगा प्रोजेक्ट है कि मेरा ख्याल है कि किसी ने इसको अच्छे तरीके से ना साहिवाल की आवाम को एक्सप्लेन ही नहीं किया। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूँ तो पीसअप का जो प्रोजेक्ट है 2014 में पंजाब गवर्नमेंट के पास आया, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के अंदर 2 शहरों को मॉडल सिटी बनाना चाहती थी। एक सियालकोट था और एक और सिटी था, उसमें साहिवाल का नाम उस नहीं था, लेकिन क्योंकि मलिक नदीम कामरान साहब उस वक्त मिनिस्टर PND थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है साहिवाल को कंसिडर करें, और सियालकोट के साथ साहिवाल को का नाम अटैच हुआ। अब इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जितना साहिवाल का सीवरेज का निज़ाम है वो सारा का सारा न्यू होना है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी एक लोगों की इको ये आ रही है या आती है, मैंने सुना है कि जी ये तो ADP की जानिब से यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये फ़ंड है तो उसने सर्वे करके दिया था, लेकिन आप कहते हैं कि मलिक नदीम कामरान साहब की कोशिशों से ये जो प्रोजेक्ट है वो साहिवाल में आया। जी, यानी हम इसे ये कह सकते हैं कि अगर मलिक नदीम कामरान साहब न कोशिश करते तो ये प्रोजेक्ट साहिवाल में नहीं होना, शायद ना आता। सही, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। सही।
और इसके अंदर अभी मैं आपसे सीवरेज की बात कर रहा था जी जी कि टोटल साहिवाल का सीवरेज चेंज होना है, जो कि अरसा दराज से छोटी पाइप्स हैं, आबादी ज़्यादा हो गई है, अब वो सारा जो है वो नए डिस्पोजल्स बन रहे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है, जो घरों में पानी जाता है, उनकी पाइप की खस्ता हालत होगी, जंग लग गए, वो सारी चेंज होनी है पूरे शहर की। इट्स मॉडल सिटी बनना है, इसको अपग्रेड कर रहे हैं पूरे सिटी को। फिर इसके अंदर आपकी रोड्स कारपेट होनी है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम लगना। तो ये एक इट्सेल्फ ये जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2017 में, 18 में गवर्नमेंट चेंज हो गई हुई थी, लेकिन किसी ने इसको पे इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इंटरेस्ट ना लेने की वजह से प्रोजेक्ट डिले का शिकार हुआ। 2024 में जून में इसने कंप्लीट होना था, लेकिन जो अभी हालात आपने भी देखे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, वो अभी तो कंप्लीट होने की हालत में नहीं है। इनको फाइन भी हुआ इसको डिले करने की वजह अब जो नेक्स्ट डेट है वो 2026 जून की है। तो होपफुली जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो साहिवाल एक नया फ्रेश और साफ सुथरा शहरों में से शहर माना जाएगा इंशाल्लाह। अगर अब मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पे कुतुब शाहना का जिक्र करूं, कुतुब शाहना अगर जिन दोस्तों को नहीं पता, या मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ब्रिज है जो साहिवाल को फैसलाबाद जो कि हम पाकिस्तान का मैनचेस्टर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये फैसलाबाद को लिंक तो करता ही है, लेकिन इससे हमारे इस्लामाबाद के डायरेक्ट रास्ते भी खुल जाते हैं। कुतुब शाहना पुल जब बना, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे हमारे होते थे हड़प्पा के अरशद खान लोधी साहब मरहूम, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनके डेरे पे आए, वहाँ पे एक जलसा था, तो वो मलिक नदीम खान साहब उनके साथ बैठे हुए थे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तुम स्पीच करने जा रहे हो, तो मेरे से यहाँ से कुछ मांगना ना साहिवाल के लिए। मैंने बहुत पैसे दे दिए साहिवाल को। तो मलिक साहब ने कहा कि मियाँ साहब, मैं तो अपने हक़ की बात करूँगा, अपने शहर के हक़ की बात करूँगा, आपको पसंद आया तो आप दे दीजिएगा, ना पसंद आया तो आप ना दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। तो वालिद साहब जब तकरीर करने गए तो उन्होंने फिर पूरा वहाँ पे कुतुब शाहना पुल के जो फ़ायदे हैं और किस तरह ये हमारे शहर को ग्रो कर सकता है, वो पूरा उन्होंने अपनी स्पीच में एक्सप्लेन किया और रिक्वेस्ट की कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर नज़रसानी करें और इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए। तो जब वो आके अपनी सीट पे बैठे तो मियाँ साहब ने कहा, यार प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे बहुत है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, एक बात मैं आपको कर दूं, 3 दफ़ा ये जो है ना पुल अनाउंस हो चुका है, लेकिन बना नहीं है। अगर मेहरबानी कीजिएगा, अगर अनाउंस करें तो फिर आपने फंड्स इसके जल्दी जारी करने ताकि ये बने, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अनाउंसमेंट भी ना कीजिएगा। तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी क्योंकि वर्काहॉलिक हैं, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उन्होंने वहीं पे ऐलान किया, और आज कुतुब शाहना पुल जो है वो हमारी आंखों के सामने। अगर आप और तरफ चले जाएं, हमारी साहिवाल की 2 मेन एंट्रीज हैं, एक है आपके जो बाहर वाले अड्डे से आती है, और एक आपकी जोगी चौक से जो ओवरहेड ब्रिज आते हैं, जिनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था। हम मलिक साहब का एक विजन था कि जो लाहौर को जाने वाला लोड है ना, वो हम किसी तरीके से डाइवर्ट करें। तो एक कुशन नज़र आया झाल रोड पे, तो वहाँ पे भी जो ब्रिज बना है, और अब हम आसानी से जिन्होंने लाहौर जाना है वो सीधा सीधा झाल रोड से निकल जाते हैं। तो वो जो लिंक है वो भी, बल्कि जितनी भी लोकल ट्रैफिक है ये 5L के रोड की और टीटी रोड से जो लोग आते हैं टुवर्ड्स साहिवाल, उकाड़ा और लाहौर की जानिब से, तो अब वो पाक पतन चौक या बाहर वाले अड्डे से नहीं आते, बल्कि वो उस फ्लाईओवर को यूज़ करते हुए झाल रोड को तो शहर के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये रोड नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है। आप जो हमारा फैसलाबाद बाईपास है, क्योंकि सारी ट्रैफिक जो है कुतुब शाहना से क्रॉस होने के लिए, फैसलाबाद जाने के लिए
शहर के अंदर से आती थी और हैवी ट्रैफिक आती थी तो शहरी जो है वो डिस्टर्ब होते थे, स्कूल कॉलेजेस बच्चे वगैरह, उसकी वजह से बड़ी कंजेशन हो जाती थी, अर्बन लाइफ बड़ी डिस्टर्ब थी और लोडिंग की वजह से। ये बाईपास का एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि बाहर से ही KFC के सामने से एक पुल उठाया जाए और ये बाईपास होते हुए सारा जो है कुतुबशाना पुल से निकल के तो लोग फैसलाबाद जाए। ये एक बड़े ही मेजर और मेगा प्रोजेक्ट, वो मेरा ख्याल जाके सर्वर चौक को कनेक्ट करता है, सर्वर चौक को कनेक्ट करता है और ये वो आगे से फिर आप कुतुबशाना के वाया फैसलाबाद चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आप एक और चीज़, कभी काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, आपके तवज्जुह से शायद उनको ये बात पता चल जाए कि हमारा शहर जो है वो थोड़ा सा डिवाइडेड है क्योंकि बीच में नहर आई थी बड़ी, उसके ऊपर 3 जो है वो छोटे छोटे पुल थे, एक रेलवे स्टेशन का था, एक पुल बाजार का था, एक झाल के ऊपर रोड बना हुआ था, छोटे पुल बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे वो बड़े खस्ता हालत हो गए हुए थे। वालिद साहब ने स्पेशल ग्रांट लेके 100 साल के बाद वो पुल दोबारा से नए बने, उनको गिराया गया पुराने पुलों को और नए ब्रिजेस वहाँ पे बनाए जाए जो हमारे शहर को आपस में लिंक करते हैं। तो इस तरह के, अब मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन की, तो साहिवाल का रेलवे स्टेशन जो है इस वक्त अपग्रेड होके एक मॉडल रेलवे स्टेशन बन चुका हुआ है। ये भी ख्वाजा साद रफ़ी साहब क्योंकि रेलवे के मिनिस्टर थे, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करके तो ये बनाया गया था। साहिवाल के कुछ फनकारों को मैंने देखा कि वो मलिक साहब के घुटनों को जाके हाथ लगा रहे थे, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक सियासी आदमी और फनकार ज़रा और तबीयत के होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से वाबस्ता लोग सियासत से दूर रहते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने फ़नकारों की ज़ुबानी मलिक साहब की बड़ी तारीफ़ सुनी। तो बाद में थोड़ा सा मुझे पता चला कि साहिवाल में आर्ट्स काउंसिल के क़याम में मलिक नदीम कामरान साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी बड़ी स्ट्रगल है। वो ज़रा कहानी मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि वो क्या कहानी है। यहाँ पे हमारे जो है ना, पहले जिना हॉल एक होता था जी, जिसको हमने साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में मलिक नदीम कामरान साहब ने 2014 में कन्वर्ट करवा दिया। उससे पहले आर्ट्स काउंसिल का, उससे पहले आर्ट्स काउंसिल साहिवाल में नहीं था। उससे पहले लेकिन फनकार साहिवाल ने बहुत दिए थे। उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो और फनकार पैदा नहीं होंगे, तो इसलिए एक मौका बनाया गया, एक प्लेस दी गई जहाँ पे वो प्रोफेशनली अपने स्किल्स को ग्रूम कर सके, तो इसलिए साहिवाल आर्ट्स काउंसिल का क्या किया गया। अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल का जो इस वक्त आर्ट्स काउंसिल साहिवाल में मौजूद है, इस तरह का कोई हॉल लाहौर में भी शायद ना मौजूद हो। इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट और इतना खुला, इतना स्पेशियस जो आर्ट्स काउंसिल का हॉल मौजूद है। और साहिवाल के शहरियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए कोई एंटरटेनमेंट मौजूद नहीं थी। लोग लाहौर में जाते थे या कहीं और जाते थे इस तरह के प्रोग्राम्स को देखने सुनने के लिए। हाँ जी, अब काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग की एग्जीबिशंस होती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे मुशायरे के प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छी एक्टिविटी लोगों को एक मिल रही है। बच्चों के लिए, बच्चों को तो मैं खुद वहाँ पे जाके सिखाता रहूँ आर्ट्स काउंसिल में। उनका समर कैंप होता है हर साल गर्मियों की छुट्टियों में, और मुशायरे होते हैं शेर व अदब के हवाले से। तमाम तर जो तंजीमें और अंजुमनें हैं वो अपने प्रोग्राम्स करवाती हैं और फ़नकारों को उजागर करने के लिए, नए फ़नकारों को हौसला अफजाई देने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। और जो बड़े फ़नकार हैं उनको यहाँ पे दावत दी जाती है, बुलाया जाता है ताकि साहिवाल के लोग उनसे, उनके फ़न से महसूस हो सके। और मेरा ख्याल है अगर आर्ट्स काउंसिल का वजूद साहिवाल में ना होता तो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं होनी थी। बिल्कुल। आपका शेर व अदब की बात हुई, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात कर लें, क्योंकि साहिवाल शहर ने जहाँ पे शेर व अदब में बड़े बड़े नाम पैदा किए, एजुकेशन में बड़े नाम पैदा किए, वहाँ पे खिलाड़ियों को भी पैदा किया है। क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हॉकी के अंदर, कबड्डी के अंदर। तो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए क्या काम होता रहा है? स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए अब ज़फ़र अली स्टेडियम का अपग्रेड किया गया, यहाँ पे साहिवाल जिम्नेज़ियम बनाया गया। मैं ख़ुद
16 और 17 के जो 2016-17 था, जो हमारी यहाँ पे डिवीजनल स्पोर्ट्स कमेटी था, उसका मैं खुद चेयरमैन था। तो मैंने बड़ी करीब से जो है स्पोर्ट्स को फलता फूलता देखा है। जिम्नेजियम जब कंप्लीट हुई उसके बाद आपका जो जिमखाना है, जिमखाना में फ्लड लाइट्स लगाई गई ताकि क्रिकेट के लिए फ्लड लाइट क्रिकेट हो सके। उसके बाद कायदे आज़म स्टेडियम को अपग्रेड किया गया। तो इस तरह की चीज़ें स्पोर्ट्स में ईगल ग्राउंड हमारा फुटबॉल का उसको हमने अपग्रेड किया। और उसके साथ साथ यहाँ पे इवेंट्स बहुत अच्छे कराए गए। मियां मोहम्मद शबाशी साहब के दौर में यहाँ पे यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ, बिल्कुल ऐसे। तो ये यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स इटसेल्फ जो है स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने के लिए, लोगों को ग्राउंडों में लाने के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती थी। ये तो एक बड़ा मेगा फेस्टिवल था और उन दिनों पूरे साहिवाल में हर तरफ रौनक नजर आ रही है। हाँ जी। अच्छा कासिम भाई, साहिवाल को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से नवाजा है। इसके अगर हम एग्जिट और एंट्रियाँ देखें तो नेचुरली बड़े ग्रीन हैं और हरी भरी फसलें हैं, नहरें हैं, दरख्त हैं। और अगर हम शहर के अंदर की बात करें तो भी ये ज़्यादातर ग्रीन नज़र आता है। अगर आप एलिवेशन से देखें, इसको हाइट से देखें, तो साहिवाल शहर के अंदर बड़ी ग्रीनरी है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या काम किया गया कि इसकी वो खूबसूरती, वो खुशगवार फ़ज़ा कायम रहे? स्टैटिक्स जिसे कहते हैं हम किसी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं इसमें PHA का नाम लूँ, PHA साहिवाल, उसका क़याम भी इसी दौरे हुकूमत में हुआ जिस दौर में मलिक नदीम कामरान साहब मिनिस्टर थे। यानी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जो क़याम साहिवाल में है, हाँ जी, वो भी मलिक नदीम साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। जी बिल्कुल, उसी दौरे हुकूमत में हुआ। उससे हमें एक बहुत अच्छा जो है वो एज मिला। बहुत पार्क्स को ब्यूटिफिकेशन की गई। अगर आपको मैं रिकॉल कराऊँ तो हमारा फ्री टाउन में एक मॉडल पार्क बना है, हमारा फतेह शहर में एक मॉडल पार्क बना है, हमारा एक तारिक बिन ज़ियाद कॉलोनी में मॉडल पार्क बना है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के लिए अलहदा सेक्शन है, लोगों की जॉगिंग के लिए अलहदा सेक्शन है, और एंटरटेनमेंट के लिए बेंच लगे हुए हैं। वहाँ पे प्रॉपर कैंटीन लगी। आप अगर शाम को जाए, बच्चों के लिए वहाँ पे झूले लगे हुए हैं। शाम को वहाँ पे रश लगा होता है, लोगों बाहर, उनके पास कोई जगह नहीं थी अपने बच्चों को क्योंकि यहाँ पे आप अम्यूजमेंट पार्क तो कोई है नहीं। तो हमने जो हमारे पास चीज़ थी, हम उसको इस लेवल तक लेके आ सकते थे कि लोग वहाँ पे खुशी खुशी जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बड़ा काम हुआ। फिर उसके बाद आप हमारी डिप्टी कमिश्नर रोड जो है प्रॉपर वो देख लें, उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन हुई। अगर आप बाहर वाला अड्डा देख लें, जो नहर के साथ जो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट, उसका पूरा ब्यूटिफिकेशन की गई। तो ये PHA का, लेकिन बाहर वाले अड्डे से लेके मैकडोनल्ड बाईपास। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि जैसे ही हुकूमत चेंज हुई तो वो खूबसूरती उस तरह बरकरार ना रह सकी। उसकी वजूहत ये थी कि उनको उस तरह फंडिंग ना मिल सकी, किसी ने ओनरशिप नहीं ली। जब बंदा किसी चीज़ की ओनरशिप ना ले तो वैसे ही जो अपना घर के जो है हालात ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह PHA के हालात भी बेहतर होंगे और साहिवाल को मज़ीद निखारा जाएगा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अगर आप कामयाब होकर आते हैं तो जैसे ADP का ये प्रोग्राम चल रहा है और जो प्रोजेक्ट्स आपके पहले से चल रहे हैं और जो साहिवाल के बारे में आपका विजन है, हम समझ सकते हैं कि किसी यूरोपियन काउंटी की तरह साहिवाल रोचडेल से भी आगे निकल जाएगा। सर कोशिश तो ये होती है कि आप एक अपना मेंटेन जो है, जो अपना स्टैंडर्ड है ना, उसको मेंटेन करें। एक स्टैंडर्ड बन गया था 2018 से पहले, इसकी बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका हुआ था, हमारे जो अदारे बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ फंडिंग की वजह से वो सारी चीज़ें जो है वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे आना शुरू होगी। मेरी तो कोशिश सबसे पहले ये होगी कि अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देता है तो मैं पहले चीज़ों को उनके स्टैंडर्ड पे वापस लेके आऊँ, फिर हम
इसको रोस्टल की तरह एक बड़ा निखारता हुआ एक अच्छी काउंटी की तरह इसको बना सकें। आपका कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे रुक गए थे और एक सर्टन लेवल के ऊपर आप उनको लेके आना चाहते थे, वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, और अब दोबारा उनको ऊपर लेके आएंगे जो लेवल आप चाहते थे, खातिर खा जिस बुलंदी तक आप उनको लेके आना चाहते थे। पहले तो उनको चलाएंगे और उस पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी बिल्कुल ऐड करेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर गोल्स के बारे में बात कर रहे थे कि आपने जो डिलीवर कर लिया है, अब उससे ज़्यादा डिमांड है आपसे, तो क्या सोच रखा है फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में मैंने बड़ा कुछ सोच रखा है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे अगर मौका दे तो मैं आईटी सेक्टर के लिए कुछ करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे फ्रीलांसर्स की बहुत अच्छी एक तादाद है जो साहिवाल के अंदर काम कर रही है और साहिवाल से निकल के दूसरे शहरों में जाके काम करें। मेरी कोशिश होगी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के हम कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ बना सकें जिससे हमारे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके साहिवाल के अंदर। मेरी इसके अलावा एक और बड़ी ख्वाहिश है कि साहिवाल में कार्डिक यूनिट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में है या मुल्तान में है, इस पूरे ख़त्ते में जो बीच का सर्कल है उसके अंदर प्रॉपर कार्डिक हॉस्पिटल नहीं है, मौजूद नहीं है। मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक कार्डिक हॉस्पिटल साहिवाल के अंदर लाजमी बन जाए। DHQ की तो माशाल्लाह से मेंटेनेंस का काम मेरे अभी नज़र आ रहा है और लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है मेडिकल फील्ड में भी आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, आपको नई मशीनरी चाहिए होती है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर भी काम किया जाए, पार्क्स के ऊपर काम किया जाए। हमारे यहाँ पे जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त काफ़ी खस्ता हालत का शिकार हुआ है उसके ऊपर कोई काम किया जाए, ताकि ये वाकई में जो लोग कहते हैं कि साहिवाल रोस्टल का ट्विन सिटी है, हम कोई उसका एक स्टैंडर्ड तो बना लें। क्योंकि मुझे याद है कि रोस्टल के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है कि साहिवाल यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, और हमें भी चाहिए कि हम कम से कम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके कि वाकई में साहिवाल जो है रोस्टल का ट्विन सिटी बने। ये हमारी जो साहिवाल है बड़ी ज़ख़ीर ज़मीन है, यहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, यहाँ पे मिल्क का बड़ा काम है। ये इंडस्ट्रीज़ को अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं किया गया। अलबत्ता यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड भी हैं। एडम्स साहिवाल से बिलोंग करता है, यहाँ पे ऑलपर्स का लगा हुआ है, लेकिन जो हमारा छोटा फार्मर है उसके लिए कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ पे हम एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ को भी अकोमोडेट कर सके और जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम अकोमोडेट कर सके। और नथिंग देन लेस हमारा जो एजुकेशन फील्ड है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, उसके ऊपर हमें बड़ी तवज्जो देनी है। विलेजेस में जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो हमें इस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे जहन में चल रहा है। बाकी मौका देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इससे बढ़ के ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन कोशिश ये है कि अगर मैं ये काम भी कर जाता हूँ जो मेरे जहन में है, तो इंशाल्लाह साहिवाल एक 5 साल बाद आपको इंशाल्लाह एक डिफरेंट सिटी आज से नज़र आएगा। और वैसे भी जहाँ पे इंसान पैदा होता है वहाँ से मोहब्बत फितरी अमल है। साहिवाल मेरा शहर है, मेरी जाए पैदाइश है, इसकी मिट्टी में खेल कर मैं जवान हुआ हूँ। यहाँ मेरे असातिज़ा मेरे बचपन के दोस्त हैं। इसकी गलियाँ बाज़ार और रास्तों से भी मुझे मोहब्बत है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश यही रही है कि इस सरसब्ज़ ज़रख़ेज़ पुरअमन शहर का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता और ख़ूबसूरत शहरों में लिया जाए। माजी में भी बतौर ज़िम्मेदार पॉलिटिशियन होने के मेरे वालिद साहब ने ये भरपूर कोशिश की है कि साहिवाल की तमीर और तरक्की में अपना एक भरपूर किरदार अदा करें, और मेरी भी यही कोशिश होगी कि साहिवाल की तमीर और तरक्की में अपना जो भी बेहतरीन से बेहतरीन किरदार में वो अदा करो। और यही कोई सियासी बयान नहीं है,
बल्कि फैक्ट्स इसके गवाह हैं कि हमारा जो किरदार है, हमारा माजी हमारे साथ है। यानी आप कह रहे हैं कि ये दिल की बात है, दिल से निकली हुई बातें हैं, ये कोई सियासी बयानबाजी नहीं है। और आप जैसे वो जज्बात में आपकी आवाज़ आ रही थी और आपकी आंखों से लग रहा था कि वाकई ही आपको इस शहर से और उन गलियों से, उन बाज़ारों से और उन चेहरों से मोहब्बत है जिनके दरमियान आपने अपने आप को परवान चढ़ाया है, उन दोस्तों के और उन गलियों बाज़ारों के नाम भी आपको याद हैं और आप लाहौर को छोड़ के वापस आए। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम से, अगर आपको मौका मिलता है तो साहिवाल शहर की और इस मुल्क की तामीर व तरक्की में आप काम करें और साहिवाल शहर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता और ख़ूबसूरत शहरों में आए। लीजिए जनाब, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे कासिम नदीम साहब, जिनका तारुफ भी हुआ, जिन्होंने अपनी लेगेसी के बारे में बताया, अपने स्कोरिंग, एजुकेशन और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया और अपने फ्यूचर गोल्स के हवाले से भी बताया। ये PMLN के कैंडिडेट हैं PP 199 के, यानी प्रोविजनल असेंबली 199 के ये उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो बहरहाल जो इनके वालिद हैं मलिक नदीम कामरान साहब, उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है साहिवाल की डेवलपमेंट के अंदर और अभी ये ताज़ा खून है और जज्बों से भरपूर हैं और ये बड़े उमंगे लेकर आए हैं सामने। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और साहिवाल डिज़र्व करता है कि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स आए जो बड़ा जवान जज्बे वाला हो, जिसको इस मिट्टी से बड़ी मोहब्बत हो, इन लोगों से बड़ा प्यार हो। तो आज का प्रोग्राम अपना साहिवाल में मैं आपका अपना मेज़बान सोमी बाबू अल्ताफ़ सुमरो यहीं तक आपके साथ था। आइंदा दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपका मेरा पाकिस्तान का और साहिवाल का अल्लाह निगहबान।